हेलो क्लास 7 के बच्चों। तो आज हम अतीत भाग 2 मुग़ल साम्राज्य पाठ 4 को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको एक कहावत सुनाती हूँ। गुल गए गुल फाम गई न मुगली बाणी, हाव हाव कही पुतो मर गए धय खटिया तर पानी। ठीक है ना। अर्थात हम पे किसी चीज़ का ऐसा रंग चढ़ता है कि हम उसे ही अपने जीवन में अपनाने लगते हैं, चाहे हमें उसका अर्थ मालूम हो न हो या हमारे घर वाले हमें समझे न समझे, पर हम बहुत तेज़ी से उस चीज़ को अपनाते हैं। तो हाव हाव फारसी भाषा है जिसे पानी को हाव के नाम से जाना जाता है। एक पुत्र जो है पानी मांगते मांगते अपना अंतिम सांस तोड़ देता, पर उसकी माँ समझ नहीं पाती है कि उसे पानी उपलब्ध कराया जाए। फ़िलहाल हमारे सिलेबस में है तो हमको मुग़ल साम्राज्य को पढ़ना ही है। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। ओके। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने शासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनैतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से ही राष्ट्र को संबोधित करते हैं, अर्थात वहाँ पे झंडा फहराया जाता है और राष्ट्र को संबोधित किया जाता है। ठीक है, आप इस दृश्य में देख सकते हैं लाल किला का जो है चित्र यहाँ पे दर्शाया गया है। ओके, तो आगे देख लेते हैं कि मुग़ल कौन थे, है ना। तो मुग़ल कौन थे, उनके कार्य क्या थे। तो सबसे पहले मुग़ल कौन थे। मुग़ल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज़ खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिनकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। परंतु मुग़ल अपने को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियाँ मुग़लों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1998 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन जो है चित्र बनवा कर किया। प्रत्येक मुग़ल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया, जो कि इस पृष्ठ में आप देख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। मुग़ल सैन्य अभियान। प्रथम मुग़ल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोल की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है ना। इस तरह से जो है उन्होंने अपने प्रशासन का जो है, अपने राज्य का जो विस्तार किया है। तो यहाँ देख लेते हैं कि उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफ़गान मुग़ल सत्ता के लिए तत्कालीन खतरा थे। मुग़लों और अहोम, जिसे सिख एवं मेवाड़ और मारवाड़ कहा जाता है। ठीक है ना। तो सफ़ाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था। क्या औरंगजेब के शासनकाल ने गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया था। बच्चों, इससे पहले हम बता दें आपको, 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ
बाबर ने इसका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। ठीक है ना। युद्ध में प्रयोग होने वाली बारूद की तकनीकी भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। आग्नेय शास्त्रों के लिए इनका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ एवं आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है ना। तो यहाँ उनकी कुछ तालिकाएं दी गई हैं, जैसे उनके बाबर, उनका राज्य कब से कब था, हुमायूं कौन थे, अकबर कौन थे। ठीक है ना। और यहाँ देख लेते हैं जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इनके कार्यकाल, इनकी जीवनी जो है इसमें दर्शाई गई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो कि उत्तराधिकारी की मुग़ल परंपराएं क्या थीं। तो उत्तराधिकारी की मुग़ल परंपराएं ये थी कि जो ज्येष्ठ पुत्र होगा उसे ही उत्तराधिकारी बनाया जाता था। राजपूतों के साथ मुग़लों की शादियाँ, जैसे जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी, वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। जहांगीर की माँ एक राठौर राजकुमारी थी, वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। जो जोधा अकबर करके कुछ समय पहले भी एक टीवी सीरियल भी आ रहा था, तो उसमें भी जोधा अकबर की जो है कहानी दर्शाई गई है। ठीक है ना। तो और ये जो दिख रहा है, नक्शा दिख रहा है, तो इसमें श्रीनगर, कश्मीर, लाहौर, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, आगरा, तो ये सारे स्थानों का जो है इसमें विवरण दिया गया है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। मुग़ल ज्येष्ठ अधिकार के नियमों में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे शहजादा की मुग़ल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। ठीक है ना। और मतलब इस तरह से ज्येष्ठ या शहजाद जो भी हैं उनका जो है बंटवारा कर दिया जाता था। मुग़लों के अन्य शासकों के साथ संबंध, तो अगर आप तालिका में देखेंगे, तालिका 1 में देखेंगे, तो आप पाएंगे कि मुग़लों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने अपनी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुग़ल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुग़ल घराने की अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद जो है प्राप्त किए, जैसा कि अभी मैंने आपको ये राजकुमारी की बात बताई है ना, जो राठौर की राजकुमारी होती हैं। ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी पुत्रियों के जो है शादी ब्याह करके उनसे अपना उच्च प्राप्त करते थे, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुग़लों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर रहे, परंतु जब वे हारे तो मुग़लों ने उनके साथ सम्मानवीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से जो है मुग़ल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर अगर तालिका 1 को आप देखेंगे तो उसमें औरंगजेब की कुछ जो है मान का परिणाम जो भी है दिखाया जाएगा। मनसबदार और जागीरदार क्या होते थे, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुग़लों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्य को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की अर्थात तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ इन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय, मुसलमानों, अफ़गानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित कर लिया। मुग़लों की इस सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए, और मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कि कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। यह मुग़लों द्वारा चलाई गई श्रेष्ठ व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तराधिकारी मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें जो है घुड़सवार रखने पड़ते थे। ठीक है ना।
मनसबदार अपने सवारों का जो है निरीक्षण कर लिया करते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्होंने सैनिकों को वेतन देने के लिए उन्हें धन दिया जाता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर करते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, परंतु जो है मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीर पर ही नहीं रहते थे। ठीक है ना। ओके बच्चों, तो नहीं रहते थे और न उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्र करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अब जब्त जमींदार क्या होते थे उन्हें भी देख लेते हैं, क्यों। तो मुगलों की ये यहाँ पे कुछ चित्र भी दिखाई दे रहे हैं। आप एक चित्र ये है, एक चित्र ये आप देख सकते हैं, है ना। तो जैसे अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान, जैसे चित्र 5 में दिख रहा है, शाहजहाँ के राजकाल के एक लघु चित्र का ब्यौरा जो नीचे के चित्र में दिख रहा है, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाले राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थानों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर अर्थात राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे अर्थात प्रांत का जो राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर एक की फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग जो है सूची बनाई गई। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से है ये पाठ। जैसे कुछ 17वीं शताब्दी में उनके पश्चात मुगल कहाँ गए, जहांगीर के दरबार में नूरजहां का क्या प्रभाव रहा। ठीक है ना। तो इस तरह से देखेंगे। मैं अब आती हूँ क्वेश्चन आंसर में। वीडियो बहुत बड़ा बन रहा है तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भी। ठीक है ना। आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर में। ये कुछ पाठगत प्रश्न उत्तर बने हैं। जैसे राजपूतों के साथ मुगलों के शादियों के कुछ उदाहरण दें। तो इसका उत्तर लिखेंगे। जहांगीर की माँ और अकबर की पत्नी कच्छवा की राजकुमारी थीं। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थीं। शाहजहाँ की माँ और जहांगीर की पत्नी एक राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो दूसरे पाठगत जो है प्रश्नोत्तर हैं, तो आप इसे समझेंगे पढ़ करके। अकबर और औरंगजेब के शासनकाल के मनसबदारों की संख्या की तुलना करें। इसका उत्तर हो जाएगा 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जाति की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई थी 19 से। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में व्याख्या करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसको शीर्षक है कि अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर ने पूर्वजों का बयान है और दूसरे अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देता है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का जो है सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार कीमतों, मजदूरों और राजस्व की संख्या की विवरण है। ठीक है ना। तो सही जोड़े बना लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया कि मनसबदार क्या है, तो मनसबदार को किससे आप जोड़ेंगे, पद से जोड़ेंगे। ठीक है ना। मंगोल क्या है,
मंगोल उज्बेक से आप इनका मिलान करेंगे। सिसोदिया क्या है, ये मेवाड़ से करेंगे, मेवाड़ से करेंगे, ठीक है ना। और राठौर राजपूत आपका मारवाड़ हो जाएगा। नूरजहाँ आपका जहांगीर हो जाएंगी। सूबेदार आपका गवर्नर हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ आंसर भी है, इस आंसर में देख लेना, ठीक है ना। रिक्त स्थान को देख लेते हैं कि डैश अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के राज्य की राजधानी थी। तो यहाँ लिखेंगे काबुल। काबुल अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम के राज्य की राजधानी थी। दूसरा है दक्कन की पांचों सल्तनत बराबर खानदेश अहमदनगर डैश और डैश थी। तो इसमें लिखेंगे सुहल ए कुल, ठीक है ना। इसमें सुहल ए और इसमें जो है सुहल ए, इसमें कुल करके लिखेंगे, ओके। अगला क्वेश्चन है, यदि जात एक मनसबदार के पद पर वेतन का धोतक था तो सवार डैश उसके को दिखाता था। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप ग में लिखेंगे सैन्य उत्तरदायित्व, ठीक है ना। और घ में लिखेंगे सुलहे कुल। सॉरी, आपका शायद रिक्त स्थान थोड़ा गड़बड़ हो गई। काबुल, पहले में काबुल भरेंगे, दूसरे में आप बीजापुर और गोलकुंडा भरेंगे, तीसरे ग में आप सैन्य उत्तरदायित्व भरेंगे, सैन्य उत्तरदायित्व को भरेंगे, और घ में सुलहे कुल को भरेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर भी है, देख लेना आप। तो अगला है, मुगल राज्य के अधीन आने वाले केंद्रीय प्रांत कौन कौन से थे? दिल्ली और आगरा। मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? तो मनसबदार तथा वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुंगतियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीर से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत थे। तो पांचवा है, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? इसका उत्तर लिखेंगे, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी जमींदारों को अपना राजस्व देते थे। एकत्रित किए गए राजस्व को जमींदार सरकारी खजाने में जमा करते थे। छठा क्वेश्चन है आपका, शासन प्रशासन संबंधी अकबर के विचारों के निर्माण में धार्मिक विद्वानों में होने वाली चर्चाएं कितनी महत्वपूर्ण थी? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण थी। जैसे धार्मिक चर्चाओं पर परिचर्चाओं से अकबर को ज्ञात हुआ कि धार्मिक कट्टरता प्रजा के विभाजन और असमंजस के लिए उत्तरदायी होती है। दूसरा, ये अनुभव अकबर को सुलह एल कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गया। तीसरा, इन चर्चाओं ने उसे प्रशासन की एक स्पष्ट सोच प्रदान की, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया था। तो सातवां क्वेश्चन है आपका जो है कि मुगल ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर गर्व क्यों बल दिया? तो इसका आंसर देख लेते हैं। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान के वंशज थे। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मंगोल या मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर जो है कब्जा किया था। ठीक है ना। आठवां क्वेश्चन है कि विचार कर लेते हैं, तो कर लेते हैं भैया। भू राजस्व से प्राप्त होने वाली आय मुगल साम्राज्य के स्थायित्व के लिए कहाँ तक जरूरी था? तो इसका आंसर लिखेंगे, इनके निम्न कारण थे। जैसे भू राजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। समस्त प्रशासनिक कार्य इस आय द्वारा पूरे किए जाते थे। राज दरबार के कर्मचारियों, प्रशासनिक कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य खर्चे की पूर्ति राजस्व पर ही निर्भर थे। नवा क्वेश्चन है कि मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? तो इसका उत्तर लिखेंगे, मुगलों के साम्राज्य में जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्य को प्रशासन में नियुक्ति करना प्रारंभ किया।
प्रारंभ में ज़्यादातर सरदार तुर्की अर्थात तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। इससे मुगलों को भारत से अपने शासन का विस्तार करने में एवं उसे स्थायित्व प्रदान करने में सहायता मिलती। फिर आपका 10वां क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के समाज की तरह वर्तमान भारत आज भी अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाइयों में बना हुआ है। क्या यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती है? तो देख लेते हैं, इसका उत्तर भी देख लेते हैं। क्यों? तो मुगल साम्राज्य के समाज में कई धर्म और जाति के लोग रहते थे। यही स्थिति वर्तमान भारत में भी बनी हुई है। फिर भी भारत में विविधता में एकता कायम है। भारत में विविध प्रकार की संस्कृतियों जैसे संगीत, नृत्य, भाषा, पर्व, त्योहार, साहित्य, खान पान, रहन सहन, पहनावा आदि में कई तरह की विविधता देखने को मिलती है। उसी तरह भारतीय समाज में अनेकों धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि अनेक जाति जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया आदि के लोग रहते हैं। इससे भारत की सामाजिक और राष्ट्रीय एकता में किसी तरह की चुनौती नहीं है। ओके, अर्थात आपका भारत सकुशल राज्य चला रहा है। ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषक अनिवार्य थे। क्या आप सोचते हैं कि वे आज भी इतने ही महत्वपूर्ण हैं? क्या आप भारत में अमीर और गरीब के बीच आय का फासला मुगलों के काल की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ गया है क्या? तो ठीक है बच्चों, देख लेते हैं। ठीक है ना। मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। वर्तमान अर्थव्यवस्था भी कृषि पर आधारित है, लेकिन राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान धीरे धीरे घटता जा रहा है और दूसरे क्षेत्र जैसे उद्योग, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी, यातायात, व्यापार, पर्यटक एवं अन्य सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में अमीर और गरीब के बीच अंतर मुगल साम्राज्य की तुलना में अधिक बढ़ा है। मुगल काल में 5.6% व्यक्ति कुल संसाधनों के मात्र 61.5% का उपभोग करते थे, जबकि आज लगभग 5% व्यक्ति देश के लगभग 90% संसाधनों का उपयोग करते हैं। सो थैंक यू बच्चों। तो आप पढ़ लेना इतिहास को थोड़ा सा कि मुगल कौन थे, मुगल साम्राज्य क्या था, और अपने क्वेश्चन आंसर करके हमें अपना अपडेट देते रहें। सो धन्यवाद।